हिजबुल्लाह के ड्रोन सीधे पहुंच गए हैं नेतन्याहू के सर पर, यानी नेतन्याहू के घर के ऊपर हिजबुल्लाह के ड्रोन देखे गए। उधर इराकी मिलिशिया ने हाइफा के ऊपर जो मिसाइल फायर किया था उससे भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह लगातार हाइफा के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है। हालत यह है कि हाइफा जो पोर्ट सिटी है वहां से बिजनेस लगभग बंद पड़ा हुआ है। रशिया ने कुछ बहुत बड़े बयान दिए हैं। ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है उसमें महमूद अब्बास यानी फलस्तीन के राष्ट्रपति को बुलाया है। ये और इसके साथ जुड़ी हुई और सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, जो आ तो सुबह से ही रही थी लेकिन अब जाकर इजराइल की मीडिया ने कंफर्म किया है, वो ये है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स एक बार फिर से सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंचे हैं। उनके घर के ऊपर की तस्वीरें आई। पहले जब सुबह आ रहा था तो इस पर कोई खास बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब इजराइल की मीडिया ने कंफर्म किया है कि सिजेरिया, जहां पर रहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वहां तक पहुंचे हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन। यही बताया जा रहा है कि अभी तक कोई हमला नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल के लिए यह एक बड़ी खबर है। पहले भी हिजबुल्लाह ने एक बार अपना वीडियो जारी किया था, कोई महीना भर पहले, जब अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके ड्रोन इजराइल के प्रधानमंत्री निवास तक भी पहुंच सकते हैं। और अब जब जंग शुरू हो गई है और खास तौर पर जब कल याह्या सिनवार को मारा गया है, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री के घर के ऊपर लेबनान के ड्रोन पहुंचना, हिजबुल्लाह के ड्रोन पहुंचना, यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। यह खतरनाक संकेत है, खास तौर पे तब जब लगातार हिजबुल्लाह ने हाइफा और उसके आसपास के इलाकों पर रॉकेट्स फेंकने जारी रखे हैं। कल हमने आपको बताया था कि 5 सैनिक मारे गए हैं इजराइल के, यह इजराइल ने स्वीकार किया है, और इसके अलावा 7 और घायल हैं। यह कल की बात थी। आज सुबह से फिर खबरें आ रही हैं कि हाइफा में लगातार सायरन बज रहा है, हाइफा में लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, कई सारी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। इजराइल की मीडिया भी दबी आवाज में यह स्वीकार कर रही है कि मिसाइल्स आई हैं उनसे, लेकिन कह रही है कि लोग माइन्यूटली घायल हुए हैं, बहुत थोड़े से घायल हुए हैं। असल में क्या हुआ है यह तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि कई जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। कई सारे वीडियोस हम आपको दिखा नहीं सकते जिसमें बिल्डिंग्स के आसपास से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है, और यह कहा जा रहा है कि यह हिजबुल्लाह के रॉकेट की वजह से हुआ है। दरअसल याह्या सिनवार के हत्या की बात आने और उसके बाद जब हमास ने उसको कंफर्म कर दिया, इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई हमले हुए हैं, और हर तरफ से हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमले मैंने आपको बताया। इसके अलावा इराकी रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि उसने हाइफा के ऊपर हमला किया, इसलिए जहां से जलने की तस्वीरें आ रही हैं, जो रॉकेट्स की तस्वीरें आ रही हैं, यह पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सी किधर से आई हैं। तो इराकी रेजिस्टेंस ने दावा किया कि हाइफा पर उसने जो रॉकेट छोड़े हैं वो याह्या सिनवार की मेमोरी में छोड़े हैं। इसके साथ साथ हूथी की तरफ से फिर से एक मिसाइल छोड़ी गई। मेगापोलिस नाम की एक जहाज थी, अमेरिकन जहाज मेगापोलिस, उसके ऊपर रॉकेट छोड़े गए हैं और वहां भी काफी नुकसान की खबर है। लेकिन बड़ी खबर है इराक से एक और। सऊदी अरब के एक टीवी चैनल ने याह्या सिनवार पर प्रोग्राम किया और उसमें याह्या सिनवार को, हमास को, इन सबको आतंकवादी वगैरह बताया। सेम वही लाइन ली जो लाइन यूरोप के और बाकी सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो ले रहे हैं। इसके बाद वहां के लोकल लोगों में गुस्सा इतना भड़क गया कि लोग पहुंचे उस टीवी के दफ्तर, जो इराक के अंदर था, बगदाद के अंदर था। उस दफ्तर में तोड़फोड़ की, आग लगाने की खबर आ रही है, और फिलहाल वहां से उस चैनल का जो प्रसारण है वो बंद पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं खाड़ी के लोगों में कितना गुस्सा है। जॉर्डन की कहानी है, बाकी जगहों पर जो हुआ वो आप जानते ही हैं, होता ही है, लेकिन जॉर्डन में, अम्मान में कल बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आए, याह्या सिनवार के समर्थन में नारे लगाए। और ये जॉर्डन के शाह के लिए एक बुरी खबर है, जिसके बारे में कभी लीबिया के कर्नल गद्दाफी ने कहा था कि ये मेड इन इंग्लैंड है, इसको इंग्लैंड ने बनाया हुआ है। और हमेशा वो इजराइल के साथ रहे हैं, अमेरिका के साथ रहे हैं। बातें कभी कभार बीच में करते हैं वो, लेकिन मूलतः हमेशा वो साथ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के। अगर वहां की आवाम इस कदर गुस्से में है, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चाहे सऊदी हो, चाहे बाकी सारे नेशंस हो, चाहे जॉर्डन हो, यहां आवाम के अंदर जो गुस्सा है, जिस तरह से धीरे धीरे सड़कों पर आ रहा है, वो यहां के शहंशाहों के लिए, हुक्मरानों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अरब में बहुत जगह
जगहों से शाह चले गए और अगर ये लोग इसी लाइन पर चलते रहेंगे तो यहां भी शाहों की सत्ता जा सकती है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अवाम का गुस्सा लगातार दिखाई दे रहा है। अम्मान के बारे में हम जानते हैं कि अभी हाल में वहां के एक जर्नलिस्ट को यह रिपोर्ट करने के लिए, महिला थी वो रिपोर्ट कर रही थी कि किस तरह से इजराइल की मदद कर रहे हैं जॉर्डन के लोग, उनको जेल में डाल दिया गया था। वहां पर अगर बिना खौफ के इतने सारे लोग बार बार सड़क पे उतर आते हैं तो जॉर्डन के शाह को एक बार फिर से सोचना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो रशिया और ईरान के मुतल्लिक है। उसके पहले मैं बता दूं कि रशिया ने पहली बार पैलेस्टाइन के जो राष्ट्रपति हैं, वेस्ट बैंक में जो बेस्ड हैं, और पैलेस्टाइन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनको बुलाया है ब्रिक्स की समिट में हिस्सा लेने के लिए। ब्रिक्स जो है रशिया में हो रहा है इस बार, और धीरे धीरे रशिया उसको एंटी अमेरिका, एंटी यूरोप, एक ऐसे ग्रुप के तौर पे बदलना चाहता है जो अमेरिका और यूरोप की गुंडागर्दी के खिलाफ काम आए। आप जानते हैं कि जितना भी दुनिया का पैसों का लेन देन होता है वो स्विफ्ट के थ्रू होता है। अब बताया यह जा रहा है कि ब्रिक्स ने अपना सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी की है, सिस्टम लॉन्च करने वाला है ताकि डॉलर में नहीं बाकी मुद्राओं में आराम से पैसे का लेन देन हो सके, और यह ब्रिक्स सिस्टम होगा। कल ट्विटर पर एक कार्ड ब्रिक्स का दिखाई दे रहा था, तो ब्रिक्स का पूरा एक सिस्टम वो डेवलप कर रहे हैं जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है। आप जानते हैं कि इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है, और रशिया में जो मीटिंग होने जा रही है उसमें नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। अब ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है कि एक तरफ आप इजराइल के साथ भी हैं, एक तरफ अमेरिका के साथ भी हैं, और एक तरफ आप ब्रिक्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स आने वाले वक्त में दुनिया का अल्टरनेटिव पावर बनने जा रहा है, और वहां पर फलस्तीन के राष्ट्रपति को बुलाना अपने आप में एक बड़ा कदम है। कल जब याह्या सिनवार की हत्या की खबर आई, उसके बाद पुतिन का भी वीडियो आया, उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी वीडियो आया, और इन वीडियोस में जो बातें कॉमन है वो कॉमन ये हैं कि पुतिन ने ये बात बहुत क्लियर कही, उनके विदेश मंत्री ने ये बात क्लियर कही कि हमारी जो भी नीति है मिडिल ईस्ट को लेकर, उसका बेसिस ये है कि फलस्तीन को अलग से आजाद मुल्क बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहिए। अब पुतिन का जो ये स्टैंड है, ये पूरे लगभग पूरे यूरोप, आप आयरलैंड, स्पेन जैसे कुछ मुल्कों को छोड़ दें, बाकी लगभग पूरे यूरोप, अमेरिका और कनाडा का जो व्यू है उसके ठीक खिलाफ है, उसके बरक्स बिल्कुल अलग है। ये वो सारे मुल्क हैं जो फलस्तीन की आजादी की बात नहीं करते, जो टू स्टेट सॉल्यूशन पे भरोसा नहीं करते। पुतिन ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने जो फैसला लिया था टू स्टेट सॉल्यूशन का, उसको वहां पर लागू किया जाना चाहिए और उसके हिसाब से फलस्तीनियों का आजाद मुल्क बनना चाहिए। पुतिन ये बात पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से याह्या सिनवार की हत्या के बाद उन्होंने ये बात कही है, ये बात अपने आप में काफी बड़ी बात बन जाती है। इसी के साथ चाइना के साथ जो उनके रिश्ते हैं, जैसे एक खबर ये आ रही है, हालांकि वेस्टर्न मीडिया में यह खबर नहीं है, लेकिन ईरान की अपनी न्यूज एजेंसी पे यह खबर थी कि ब्रिक्स में ईरान तो जा ही रहा है, ईरान के राष्ट्रपति ब्रिक्स में जा रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन ब्रिक्स की मीटिंग के बाद ईरान और रशिया के बीच में बाइलैटरल बड़े समझौते होने की उम्मीद है। यह वो खबर है जो नॉर्मल आपको इंडियन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ईरान की जो न्यूज एजेंसी है इरना, उसने इस खबर को हेडलाइंस के साथ छापा है, बड़ा बड़ा छापा है। और अगर ईरान और रशिया के अंदर इस तरह की बाइलैटरल जो रिलेशनशिप है वो बढ़ती है, ईरान और चाइना के साथ पहले ही है। नॉर्थ कोरिया ने रशिया में अपनी सेना भेजकर ये कह दिया है साफ साफ एक तरह से कि वो इन सारी ताकतों के साथ है। तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो वन पोलर यूनिपोलर दुनिया बनी है, अमेरिका जिसके पोल में है और जैसे चाहता है वैसे चलाता है, उस दुनिया के फिर से बाइपोलर या मल्टीपोलर होने की संभावना है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया होगा। अमेरिका के साथ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो यूरोप के देश दिखाई दे रहे हैं, कनाडा दिखाई दे रहा है, और साथ में आपको इजराइल दिखाई दे रहा है, जबकि और हां कुछ मिडिल ईस्ट के देश भी दिखाई दे रहे हैं।
जबकि ईरान, रशिया और चाइना का जो ये आपको एक ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है, इसके साथ साउथ एशिया के काफी देशों के आने की उम्मीद है, अफ्रीकन देशों के आने की उम्मीद है। अफ्रीका में कई देशों में आप जानते हैं कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है या यूरोप के मुल्कों की गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ आवाज उठी है। तो पूरी दुनिया में एक नए तरह का ये जो समीकरण बनने जा रहा है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होगा और आने वाले वक्त की तरफ ये इशारा कर रहा है। उधर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऐसे मुल्कों की एक मीटिंग में बाइडेन ने यह कहा है कि लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर ज्यादा आसान होगा बनिस्बत गजा के। वो कहना यह चाह रहे हैं कि गजा में उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाए, लेकिन वो सीज फायर नहीं हो पाया। अब उनको लगता है इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो सकता है। बाइडेन एक बात भूल रहे हैं, और भूल नहीं रहे हैं, जानबूझ के नहीं कह रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच में अगर सीज फायर नहीं हो पाया है तो उसकी इकलौती वजह है बेंजामिन नेतन्याहू। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि जुलाई में जब सीज फायर पूरी तरह से फाइनल हो गया था, तो उसके बाद नई शर्त जोड़ी थी बेंजामिन नेतन्याहू ने, जिसके बाद सीज फायर की सारी कोशिशें खत्म हो गई और अब तो लगता नहीं है कि कहीं कोई सीज फायर रास्ते में दिखाई दे रहा है। यह बात बाइडेन भी जानते हैं कि लेबनान के साथ सीज फायर में भी नेतन्याहू जो शर्तें रखना चाहता है, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि हिजबुल्लाह को डी आर्म किया जाए, उसके हथियार ले लिए जाएं और हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए। यह ऐसी शर्त है जो लेबनान कभी नहीं मान सकता, क्योंकि लेबनीज आर्मी के साथ हिजबुल्लाह की जो आर्मी है वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती है। वो लेबनान के हिसाब से एक लीगल मिलिशिया है और वो जानता है कि हिजबुल्लाह जिस दिन नहीं होगा उस दिन कभी भी इजराइल उठेगा और बेरूत में घुस जाएगा। और सब जानते हैं कि जो ग्रैंड इजराइल, ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, उसमें लेबनान पे पूरा कब्जा करने की बात है। और इधर कई मंत्रियों के स्मार्टिज वगैरह के बयान आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि लेबनान हमारा नेचुरल हिस्सा है। तो जाहिर है कि जो ही यह शर्त बेंजामिन नेतन्याहू रखेगा, त्यों ही लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर की कोई भी उम्मीद खत्म हो जाएगी। उसी मीटिंग में स्ट्रेमर ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा, इस बात को स्वीकार किया कि कोई भी ऐसा सलूशन नहीं हो सकता है जो मिलिट्री ओनली हो, यानी जंग सीधी सीधी अगर चलेगी तो लंबी चलती रहेगी। इजराइल हिजबुल्लाह को या लेबनान को पूरी तरह से हराकर या फिर उस तरफ हमास को पूरी तरह से हरा के मिलिट्री के दम पर कोई सलूशन नहीं ले सकता है। यह बात वह समझ चुका है कि वो चाहे जितने हथियार दे दे, चाहे जितनी मदद कर दे। अब आप सोचिए कि नई खबर यह आ रही है कि इजराइल ने एक और थर्ड मिसाइल पूरी की पूरी मांगी है अमेरिका से। अमेरिका पहले ही एक थर्ड मिसाइल भेज चुका है, यानी साफ है कि उसके पास इंटरसेप्टर्स मिसाइल की या तो कमी हो गई है, और या फिर ईरान ने उसके इंटरसेप्टर मिसाइल जिस तरह से नुकसान पहुंचाए हैं, उसके बाद उसको अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स पे भरोसा नहीं है। तो अमेरिका से वो एक बार फिर मांग रहा है, और अमेरिका दे ही देगा। आप जानते हैं अमेरिका क्यों मना करेगा। तो कितने भी हथियार वहां से लगातार आते रहे, स्ट्रेमर का यह मानना है, और यह बात बाइडेन भी जानता है कि यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है, यह लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई को रोकने का एक ही तरीका था, और वो तरीका था कि सीज फायर होता। सीज फायर अगर हो गया होता तो अभी तक यह लड़ाई रुक चुकी होती, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ और लड़ाई लगातार चलती जा रही है। बजाय ये स्वीकार करने के कि आप नेतन्याहू को बैठ के समझाइए या उसके ऊपर प्रेशर बनाइए या आपको जो करना हो करिए, सैंक्शन लगाइए कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, वो अपने कदम वापस ले। जब तक वो अपने कदम वापस नहीं लेगा, जंग लगातार बढ़ती रहेगी। रूस ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है इस बीच में, जिस बयान को समझना बहुत जरूरी है। उसने कहा है कि ईरान और इजराइल, अगर इनके बीच में कोई बातचीत होती है तो वो मध्यस्थता करने को तैयार है। यानी अमेरिका जो रोल निभाता रहा है अभी तक वहां की सीज फायर की बातचीत में, रशिया ने कहा है कि वो आराम से ये रोल निभाने को तैयार है। सीधी सी बात है कि मिडिल ईस्ट में रशिया अपना इंटरेस्ट लगातार बढ़ा रहा है। चाइना ने मिडिल ईस्ट में लगातार इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए जो तस्वीर अभी आपको दिख रही है, यह तस्वीर काफी बदल सकती है आने वाले वक्त में। खासतौर पर ब्रिक्स की मीटिंग के बाद मिडिल ईस्ट की हलचलों में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। और जहां तक
तक अरब मुल्कों का सवाल है, वहां के शाहों का सवाल है। जिस दिन उनके समझ में आ जाएगा कि अमेरिका डूबती हुई नाव है, वो कूद के चाइना या रशिया की नाव में बैठ जाएंगे। चाइना वैसे भी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन सारी कंट्रीज में, और ये सारी कंट्रीज हंसी खुशी वहां से इन्वेस्टमेंट ले रही हैं, जबकि अमेरिका वहां सिर्फ या तो हथियार भेजता है, या अपनी आर्मी भेजता है, या उनसे कर्ज लेता है। अब इनको सोचना होगा कि वो किसके साथ रहना पसंद करेंगे। बिजनेसमैन है, जहां इनको फायदा मिलेगा उसके साथ जाएंगे, उसी से आने वाला वक्त तय होगा। एक बड़ा सवाल यह चल रहा है कि याह्या सिनवार के बाद हमास की लीडरशिप कौन लेगा। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, अगले वीडियोस में मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। अभी जो भी नाम बताए जा रहे हैं सारे के सारे कयास हैं। जब तक कोई नाम पक्का होकर बाहर नहीं आ जाए, किसी एक नाम पे बात करना कतई ठीक नहीं होगा। एक नाम जो चल रहा है, मैंने कल भी बताया था, याह्या के छोटे भाई का, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि उनको चीफ बनाया जाएगा। कई और नाम हैं, खलील अल हया हैं, और लोग हैं जिनको चीफ बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में हमास ये घोषणा कर देगा, तब तक रुकना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।